वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल को सबसे पहले अदालत ने बोलने का मौका दिया। उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं और कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आपको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने की छूट मिलती है और उसी का हवाला बार बार दे रहे हैं। अब हम हमारे संवाददाताओं के पास जाने से पहले आपको कुछ बात बता दें। ये विरोध का जो सबसे बड़ा आधार है इन याचिकाओं में, वो आधार ये है कि मुस्लिम संगठनों को ये का कहना है कि इस कानून के कारण सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सरकार वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है और वो अपने लोगों को उसमें डालना चाहती है। मुस्लिम समाज और संगठनों का ये भी कहना है कि अब सरकार ये तय करेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। और इन्हीं सब बातों को लेकर ये याचिकाएं दायर की गई हैं। संजय शर्मा सर्वोच्च न्यायालय के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई और खबर इस समय? संजय, क्या चल रहा है अंदर? जी हाँ, कपिल सिब्बल ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीफ जस्टिस ने पूछा सुनवाई के दौरान कि जब कोई संपत्ति, कोई संपदा, कोई इमारत एएसआई के संरक्षण में है तो आप उसको वक्फ संपत्ति कैसे घोषित कर सकते हैं, इस पर भी बात हो रही है। कपिल सिब्बल का कहना है कि इस कानून के कई प्रावधान हैं जो इस्लामी प्रैक्टिस के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि इस्लाम में किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही उसके संततियों को उसका उत्तराधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ ये जो प्रावधान है वो जीवित में ही अपनी अपनी संपत्तियों को लेकर वक्फ करने की आज़ादी देते हैं। और दूसरा ये भी कि पहले ये था कि कोई भी आदमी किसी दूसरे की संपत्ति को भी, यानी अगर साझा में भाइयों की संपत्ति है, उसको वक्फ कर सकता है, लेकिन अब उसका विवाद, अगर उस संपत्ति पर विवाद है, पहले से खींचातानी है या 5 भाइयों की संपत्ति है, उसमें 2 भाई वक्फ नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए डीएम को अधिकार दिया गया है कि जिलाधिकारी जो कलेक्टर भी होता है, जिसके पास भूमि का भी सारा दायित्व होता है और इसके साथ ही वो कलेक्टर होता है, यानी उसके पास भू राजस्व की भी जानकारी होती है। तो कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि पहले कलेक्टर छानबीन करेंगे और जब अपनी जांच में उनको पता चलेगा कि इस पर कोई विवाद नहीं, विवादहीन भूमि है या संपदा है, तो उसको वक्फ करना होगा। तो इनका ये कहना है कि ये इससे सरकारी दखल इसमें बढ़ेगा और जब तक जज, यानी जो जज है वो डीएम को बना दिया गया है, डीएम जब तक उस पर निर्णय नहीं लेंगे तब तक वक्फ करने वालों को इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से एनओसी आ जाए, तब हम अपनी संपत्ति को वक्फ करें। उसमें कितना समय लगेगा ये भी पता नहीं, इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। ठीक है संजय, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इस समय राहुल गौतम भी जुड़ चुके हैं। राहुल के पास जाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि अब एक सवाल लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि क्या अगर कोई कानून संसद से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन चुका है, कोई बिल कानून का रूप ले चुका है, तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? राहुल, इतनी सारी याचिकाएं हैं जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, राजनीतिक दल भी सम्मिलित हैं, तो उसका आधार क्या है? किस तरह से राहुल चुनौती दी जा सकती है? हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, चुनौती दी जा सकती है इस आधार पर कि जो कानून बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे में वो अपनी कसौटी पर इस कानून को परखेगा कि तमाम जो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, क्या उसका कोई वायलेशन तो नहीं है। अगर वायलेशन नहीं है तो कानून यथास्थिति उसकी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। देखिए, इसको और आगे अगर आप जाएं सही, तो ममता बनर्जी ये ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि हम वक्फ बिल को अपने वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अब क्या सेंटर के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून को क्या कोई राज्य मना कर सकता है अपने यहां पर लागू करने के लिए? देखिए, विपक्ष जो है वो उसका ये मानना है कि ना सिर्फ ये एक आघात है धार्मिक आजादी के ऊपर मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की, बल्कि जो सरकारी दखल अंदाजी है, यानी जो पावर्स हैं वो वक्फ बोर्ड से निकलकर जो अभी तक वक्फ बोर्ड के पास थी। राहुल 1 मिनट आपको रोक रहे हैं। कोई नया अपडेट आया? संजय, फोन देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल अपडेट ये आया है कि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत सभी नॉमिनेटेड मेंबर मुस्लिम थे, लेकिन अब इसमें हिंदू, सिखों और गैर मुस्लिमों को भी इसमें अगर एंट्री दी जाएगी तो ये
वक्फ के सिद्धांतों का और वक्फ के भावना का पूरी तरह से सीधा सीधा उल्लंघन है। और जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसका भी उल्लंघन है, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन तो है ही, जिसमें एक धर्म की धार्मिक प्रैक्टिस के मामले में किसी दूसरे धर्म के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, जिससे विवाद हो सकते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ठीक है राहुल, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार के द्वारा बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके द्वारा बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि किसी राज्य के अंदर पूरा का पूरा गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, किसी मंदिर के ऊपर दावा कर दिया। विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे, उनका ये सीधा तौर पर आरोप है सरकार के ऊपर कि जानबूझकर ऐसे लोगों को जेपीसी के सामने पेश किया गया या उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन लिया गया जो कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट है, जो फाइनल आप कह सकते हैं जो फाइंडिंग्स हैं, उसमें उसी तरीके की जो विचारधारा है वो रिफ्लेक्ट करे। पहले दिन से, जब से जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई, आपको ध्यान होगा लगातार हमको देखने को मिला कि किस प्रकार से जो विपक्ष के सांसद हैं वो कह रहे थे कि हमारी कोई भी ऑब्जर्वेशंस को ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जा रहा है, एक तरफा तरीके से इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद जब बिल आया तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी मेजॉरिटी के दम पर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इसको पास करा लेना चाहती है, बुलडोज कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो ये कन्विंस्ड है कि माइनॉरिटीज के धार्मिक आजादी के ऊपर हमला है। देश भर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ताकि विपक्ष इस मामले में बदनाम हो। वक्फ की जो को लेकर जो सारी बातें फैलाई गई वो जानबूझ के फैलाई गई ताकि एक नैरेटिव बन सके देश के अंदर। लेकिन अब क्योंकि ये तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं और अब सारा मामला कोर्ट के सामने अधीन है। अब कोर्ट ये फैसला करेगा कि जो सरकार ने जो बिल बनाया है क्या वो संविधान की जो कसौटी है उस पर खरा उतरता है। अगर खरा उतरता है तो कानून देश भर में लागू है, उसकी यथास्थिति बनी रहेगी। अन्यथा जो विपक्ष के जो तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं या जो नेता हैं वो ये चाहेंगे कि ये बिल निरस्त हो, इसको असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाए ताकि वो जिस नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे थे या जो लोगों तक बात को अपनी पहुंचाना चाहते थे कि सरकार ने जानबूझकर एक धार्मिक आजादी पर हमला किया है, उस बात को आगे तक उसको पुख्ता होगी, वो एंडोर्समेंट मिलेगी उनको, ऐसा लगता है। अगर सरकार कुछ अपडेट आ गया संजय के पास। संजय इशारा कर रहे हैं, राहुल रोक रहे हैं आपको, बताओ संजय। पीठ ने अभी सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि वो सरकार का जब नंबर आएगा बहस का तो सरकार से वो जानना चाहेगी कि जो 2 मेंबर वक्फ बोर्ड में यानी इंतजामिया में 2 मेंबर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या ये संख्या मिनिमम है, यानी ये न्यूनतम 2 मेंबर हैं या अधिकतम 2 मेंबर हैं, इसकी सफाई वो मांगेंगे और सरकार इस पर स्पष्ट करेगी। तो यानी जो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा था कि नॉन मुस्लिमों को इसमें एंट्री देकर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 26 का और साथ ही मुस्लिम भावनाओं का और साथ ही वक्फ बोर्ड के शुरुआत में जब 1995 में इसे संशोधित किया गया था तो उसका उल्लंघन है। और उस समय सारे मेंबर, सारे सीईओ, सारे जितने भी हैं वो सारे चेयरमैन सारे मुस्लिम थे। लेकिन अब सरकार इस 2025 के बिल के कानून के मुताबिक इसमें नॉन मुस्लिमों को भी एंट्री दे रही है। ये उन परंपराओं का भी उल्लंघन है और संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, सरकार पर यह आरोप है कि सरकार ने मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे वक्फ पर कब्जा कर लिया है, हिंदू मेंबर्स उसमें शामिल कर दिए हैं। सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा है और अदालत में सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा होगा या क्या कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से एक रुख साफ है कि इसमें कोई भी जो रूल्स हैं उनका कोई वायलेशन नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्योस क्रिएट करने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा हो रही है, क्योंकि वक्फ जो है वो धार्मिक धर्म से उस पे आधारित नहीं है, ये डोनेशन की जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो जमीन है वो डोनेट करता है किसी सोशल वेलफेयर वर्क के लिए, तो उसको किस तरीके से यूज करना है उसके लिए वक्फ बोर्ड है
और लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये लिख दे कि ये वक्फ की जमीन है और वो वहां पर जाके वक्फ अगर ये जांच कर ले, उनका जो कमेटी है वो जांच करे और ये रिकमेंडेशन कर दे हाँ ये वक्फ की जमीन है, तो उसको एक्वायर कर लिया जाता है। उसके लिए अपील और नो दलील वाला सिस्टम था, तो उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया है कि डीएम जो है उसमें मेंबर हो सकते हैं और अन्य मेंबर हो सकते हैं जो ये बात तय करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है, जो जमीन का मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वो ये तय करे कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं है। तमाम रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अगर उसके बाद भी कोई मसला नहीं सुलझता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके कोई भी अपील कर सकता है कि उनकी जमीन को जो है वो वक्फ किया गया है, मतलब कब्जाया गया है। और दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने जमीनें कब्जाई हुई हैं वक्फ की बहुत कम अमाउंट के ऊपर, उनसे वो जमीन लेकर जो है सोशल वेलफेयर काम में लगे, जहां स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बने या अन्य जो है वेलफेयर के काम हो, समाज कल्याण के काम हो, जो मुस्लिम समाज के लिए हो, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, वो काम होने चाहिए। जो एक्चुअल जो एम है वक्फ का, वो ना कि ये कि लोग जमीन ले लें किराए पे और बड़े बड़े कमर्शियल जगहों पे ले लें और उसका किराया जो है वो बहुत कम आए। जैसे कि एक 2014 में जो है 169 करोड़ जो है वो वक्फ से जो है रेंट आता था, लेकिन अब धीरे धीरे घटते घटते वो 9 करोड़ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये भी मंशा है कि जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के ऊपर लगे, जिससे मुस्लिम समाज का जो है रहन सहन वो और ठीक हो और उनकी एजुकेशन में या अन्य वेलफेयर में, चाहे हॉस्पिटल, चैरिटीज के लिए यूज होते रहे। ये सारी चीजें जो हैं और इसीलिए कानून लाया गया। कोई खबर आ गई है, बताइए संजय। जेपीसी बनाए। जी हाँ, अभी कपिल सिब्बल कोर्ट के आगे ये कह रहे हैं कि अब ये कानून बनने के बाद वक्फ करने वालों से पूछा जाएगा कि ये वक्फ किसने बनाया था, ये संपत्ति के कागजात कहाँ हैं। 100-150 साल पहले किसी ने अगर वक्फ किया था तो उसके रिकॉर्ड कहाँ से लाए जा सकते हैं। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये रिकॉर्ड तो रहते हैं, 300-300 साल पुराने रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये सवाल तब उठ रहा है जब सरकार कई बार सदन में और सदन के बाहर भी स्पष्ट कर चुकी है कि ये वक्फ कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के सामने ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब हमसे कागज मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि आखिर इसको वक्फ करने के कागजात कहाँ हैं। ऐसा ही एक मामला ताजमहल को लेकर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है, लिहाजा इसे वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। तब अदालत ने, आगरा की अदालत ने यह पूछा था कि शाहजहां के दस्तखत कहाँ हैं, जिस दस्तावेज पर उसने दस्तखत करके और इसे वक्फ घोषित किया था वो कहाँ है। वो कागज नहीं मिल पाया, इसलिए ये ताजमहल एएसआई के संरक्षण में ही रहा, यानी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। तो ऐसी ही दलील कपिल सिब्बल अदालत में दे रहे हैं कि अब मुसलमानों को यह कहा जाएगा कि 100-150 साल पहले अगर वक्फ किया गया है तो इसके कागज कहाँ हैं, किसने वक्फ किया, कब किया, किन परिस्थितियों में किया, उन तमाम चीजों की मांग की जाएगी। तो इस पर अदालत उनकी दलीलें सुन रही है। ठीक है संजय। राहुल, क्या, हालांकि हम संजय से इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बहुत देर से आप हमारे साथ हैं, आप हमें बताइए कि क्या इस तरह का कोई कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है जब इसे रद्द भी किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ये इसी रिलीफ की आस को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो लोग वक्फ को अपोज कर रहे हैं, वो इसी आस के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन जब करेंगे तो पाएंगे कि ये उसके खिलाफ है, उसकी जो मूल भावना है यानी इक्वालिटी उसके खिलाफ है, तो ऐसे में वो उसको निरस्त करने का आदेश देंगे या फिर उसको मॉडिफाई करने के आदेश देंगे। देखिए, हमको जो विपक्ष है, कम से कम जैसे मैंने आपको बताया, वो उसका लगातार ये आरोप है कि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है सरकार की तरफ से। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ये कहा गया, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसा माहौल बनाया गया देश में कि इस जो वक्फ के थ्रू अब इसको मोर जेंडर पैरिटी बनाया जाए
यानी अब वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं भी रहेंगी, उनको भी स्थान दिया जाएगा। विपक्ष का यह आरोप है कि दरअसल 2013 में जब वक्फ के अंदर हम अमेंडमेंट्स लेकर आए थे, उसी समय पर हमने ये प्रोविजन डाल दिया था कि वक्फ के अंदर महिलाएं रहेंगी। लेकिन इस तरीके से फैलाया गया, ये नैरेटिव बनाया गया कि जो वक्फ है उसमें सिर्फ पुरुष रहते हैं और महिलाएं नहीं रहती हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जानबूझकर उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया देश भर के अंदर कि जो वक्फ है उसके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जगह है। उनका ये आरोप लगाना कि उन्होंने कई ऐसी चीजों पर दावा ठोक दिया है जो जिनका कतई कुछ लेना देना नहीं है इस्लाम से। तो ये तमाम जो चीजें हैं, विपक्ष का ये आरोप है कि ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि देश के जो जनमानस है उनके मन में ये फिट हो जाए या ये निहित हो जाए कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो कुछ मुसलमान या जो कुछ परिवार है वो उन पर कब्जा कर बैठे हैं, और जो आम मुसलमान है जिसकी बेहतरी के लिए तमाम जमीनें इस्तेमाल की जा सकती हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कम से कम सरकार पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि जो हम बिल लेकर आए हैं, जिस पर देर रात तक चर्चा होती रही, वोटिंग हुई, उससे कम से कम जो एक रेवेन्यू बढ़ेगा और जिससे मुसलमान समाज का आगे चलकर भला होगा। बहुत धन्यवाद राहुल आपका। आप भी बने रहिए, संजय आप भी बने रहिए, और हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं। तो इस समय देश की सर्वोच्च अदालत में वक्फ कानून के विरोध में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, और सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है। कुछ चुनिंदा याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अपनी बात रखने का काम कपिल सिब्बल को अदालत ने दिया था।